नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति वाजपेयी। खबरों में विस्तार से। वीकली एक्सपायरी के पहले बाजार में बिकवाली हावी है और लगातार तीसरे दिन बाजार गिरावट पर बंद हुआ। निफ्टी 99 अंक गिरकर 16,026 पर बंद हुआ और सेंसेक्स 303 अंक गिरकर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक आज भी लगातार दूसरे दिन हरे निशान में बंद हुआ। बाजार में दिन भर कैसा रहा हाल, बता रही हमारी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो बाजार में दिन भर हमने देखा एक रेंज में ही कारोबार देखने को मिला। शुरुआत डिसेंट ज़रूर दिखी, लेकिन उसके ठीक बाद हमने कमज़ोरी हावी होती हुई दिखी और उसके पूरे दिन ये जो कमज़ोरी थी वो बाजार में इंटैक्ट ही रही। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी था जो हरे निशान में ट्रेड होने में कामयाबी दिखा रहा था, लेकिन वो तेज़ी भी कुछ ज़्यादा डायरेक्शन नहीं दे पा रही थी क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी हद तक उतार चढ़ाव नज़र आ रहे थे। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें तो स्टॉक्स में HDFC बैंक जैसे शेयर्स रहे जो कि बाजार को कुछ हद तक सपोर्ट कर रहे थे। और आज ही का सत्र नहीं, कल के ट्रेडिंग सेशन से भी अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग स्पेस है जो कि बाजार को लगातार संभालने का काम कर रही हैं। कोटक बैंक, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल हैं जहां पर बढ़त के साथ ट्रेड्स यहां पर नजर आ रहे थे। तो कुछ हद तक की स्पेसेस, ये स्टॉक्स हैं, बैंकिंग स्पेस है जो कि बाजार को अब भी तेजी देने का, सपोर्ट देने का काम जरूर कर रहा है। ऑफकोर्स ये सपोर्ट जो है इतने ज्यादा नहीं है क्योंकि इसके सामने गिरावट जो है कई सेक्टर्स में, कई सारे स्टॉक्स में न्यूज बेस्ड इंपैक्ट के चलते इतनी बड़ी दिख रही है। ये बाजार की तेजी जो है वो इंटैक्ट बिल्कुल नहीं रह पा रही है। इसके अलावा ड्रैगर्स की अगर बात करें, TCS, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, L&T, अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स इस सूची में थे जहां पर लाल निशान के साथ गिरावट हावी रही। मिड कैप स्पेस में स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम दिखा जरूर, लेकिन ऐसे में भी हमने देखा कि कुछ हद तक कोरोमंडल, JSW एनर्जी, कोफोर्ट जैसे स्टॉक्स थे जो कि टूटे, जिसके सामने कॉनकोर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स में हमने न्यूज बेस्ड इंपैक्ट के चलते एक मोमेंटम के साथ कामकाज जरूर देखा। तो यहाँ पर हरे निशान के साथ ट्रेड्स इन तमाम काउंटर्स में दिखे। फाइनेंशियल सर्विसेज और निजी बैंक क्षेत्र, दो सेक्टर्स थे जहां पर हरे निशान के साथ ट्रेड्स आज के सत्र में नजर आए। आज का दिन ही कह सकते फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस का था क्योंकि वही एक सेक्टर था जो कि ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था। इसके सामने तमाम सेक्टर्स जो भी हैं उसमें लाल निशान के साथ भारी बिकवाली का दबाव, जिसमें सबसे आगे IT, उसके ठीक पीछे मेटल, जो कि लगातार हम देख रहे हैं। IT के वैल्यूएशंस पर भी रिसर्च कर हमने आपको बताया कि किस तरह से सिचुएशन है जो है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, महंगाई है, एट्रिशन रेट्स हैं, जिसके चलते फंडामेंटल्स जो है IT के बिल्कुल कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल टच भी है और साथ ही डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी हैं जिसके चलते IT में गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। मेटल स्पेस भी खबरों के दम पर, फार्मास्यूटिकल इंडेक्स, FMCG, ऑटोमोबाइल स्पेस में भी लाल निशान के साथ ही हमने ट्रेड्स देखे। तो दिन भर बाजार में एक रेंज रही और कमजोरी की तरफ ही बाजार की क्लोजिंग भी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। हालांकि एक इंपॉर्टेंट लेवल जो था उसको निफ्टी ने पकड़कर जरूर रखा। और अब बात करते हैं अडानी पोर्ट्स की। अडानी पोर्ट्स ने Q4 के अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। इस बार कंपनी की आय बढ़ी है लेकिन मुनाफे में गिरावट देखने को मिली। क्या है नतीजों की पूरी डिटेल, मैनेजमेंट का क्या कहना है, जानने के लिए चलते हैं वामाक्षी के पास। वामाक्षी बताएं। अडानी पोर्ट्स के चौथे तिमाही के नतीजे आ चुके हैं और ओवरऑल नतीजे अनुमान से कमज़ोर थे। आय में करीब 6% का ग्रोथ नज़र आया, EBITDA में भी करीब 4% का ग्रोथ नज़र आया। EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो वो उनका अनुमान था 66%, हालांकि EBITDA मार्जिन्स गिरकर हो गए हैं 62%। मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी डी ग्रोथ नज़र आया है, करीब 21% का गिरावट नज़र आया है। अगर हम बात करें FY22 के हाइलाइट्स की तो मुंद्रा पहला कमर्शियल पोर्ट बना इंडिया में जिसने कार्गो वॉल्यूम हैंडल किया 150 मिलियन मेट्रिक टन। कार्गो वॉल्यूम में जो हमें ग्रोथ नज़र आया वो था ड्राई कार्गो के कारण। और अडानी लॉजिस्टिक्स ने भी करीब 30% का ग्रोथ रजिस्टर किया रेल वॉल्यूम में। अगर FY23 के गाइडेंस की बात करें तो अडानी पोर्ट्स कार्गो वॉल्यूम एक्सपेक्ट करें हैंडल करने इन द रेंज ऑफ 350 to 360 मिलियन मेट्रिक टन्स। रेवेन्यू की बात करें तो उनका गाइडेंस है करीब 19,200 करोड़ से लेके 19,800 करोड़। EBITDA की गाइडेंस उन्होंने दी है 12,200 करोड़ से 12,600 करोड़ और केपेक्स पूरे साल में करीब 8,600 करोड़ के पास आ सकता है। तो अडानी पोर्ट्स एक अनुमान से कमज़ोर रिजल्ट के साथ फोकस में रहेगा। अब बात चीनी एक्सपोर्ट की। चीनी एक्सपोर्ट पर लिमिट लगाने के सरकारी फैसले पर खाद्य सचिव ने सफाई दी है। फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने कहा है कि ग्लोबल डिमांड बढ़ने की वजह से सरकार ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया। सरकार 60 लाख टन के क्लोजिंग स्टॉक को सुनिश्चित करना चाहती है। Please take out this from your mind that this is any kind of garb. It is not garb. This is, you can very clearly see that the export is beating all records of the past. It will be highest ever
The only thing that you need to do, since there is global shortage and Brazil production is not adequate and availability in the global market is less, your domestic availability has to be also ensured, so that tomorrow when there are no sugar stocks for the month of October and November, then what do you do? कैबिनेट ने हिंदुस्तान जिंक में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। ईटी नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिव जानकारी की मिली है कि मौजूदा वित्त वर्ष में ये सरकार के लिए सबसे बड़ा विनिवेश हो सकता है। इस खबर पर पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, कैबिनेट की अहम बैठक थी और बैठक कुछ देर पहले खत्म हुई है और हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि इसमें एक अहम एजेंडा था माइंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि हिंदुस्तान जिंक में सरकार की जो हिस्सेदारी है वो करीब 29.5% के आसपास है, उसको बेचने के बारे में कैबिनेट से मंजूरी लेने का एक एजेंडा आज की बैठक में था और कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि सरकार अपनी 29.5% हिस्सेदारी बेचेगी और हिंदुस्तान जिंक में जैसा कि आपको पता है 64.2% के आसपास हिस्सेदारी जो है वो वेदांता का है। सरकार के लिए एक काफ़ी अहम डाइवेस्टमेंट डील है एक तरीके से आप देखिए, क्योंकि इस साल में अगर बीपीसीएल के विनिवेश को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि बीपीसीएल के विनिवेश पर सरकार पीछे हट चुकी है, तो करीब 36,600 करोड़ रुपए की उम्मीद है कि सरकार को इस हिंदुस्तान जिंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने से हासिल हो सकती है। ऐसे में एक सबसे बड़ा विनिवेश जो है इस साल सरकार के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन से संबंधित जो मसले थे वो वापस ले लिए गए हैं वेदांता के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है कि ओपन मार्केट में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। कुछ दिन पहले दीपम सेक्रेटरी ने इस बात के संकेत दिए थे कि ओएफएस रूट से सरकार अपनी हिस्सेदारी जो है 29.5% वो बेचेगी। तो एक तरीके से बड़ा डिसीजन है, अहम फैसला है। इस फैसले के बाद औपचारिक प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और जल्द ही सरकार जो है अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया की शुरुआत करेगी। कॉटन की रिकॉर्ड तोड़ तेजी से मिलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महंगी कॉटन के कारण मिलों ने अपना उत्पादन 20 से 25% तक कम कर दिया है। इस खबर पर और जानकारी लेते हैं हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी से। कॉटन की बढ़ती कीमतों की वजह से कई जो छोटी मिलें हैं उनमें काम बंद पड़ रहा है। कई ऐसी मिलें हैं जो हफ्ते में अब सिर्फ 4 से 5 दिन ही काम करें, यानी 2 से 3 दिन उनकी मिलें बंद रह रही हैं, क्योंकि कॉटन की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वे खरीद नहीं पा रहे हैं। दक्षिण भारत में कई ऐसी छोटी मिलें हैं जिनके पास जो पहले क्रेडिट पर कॉटन खरीदा करती थी, लेकिन अब उनके पास उस तरह का क्रेडिट नहीं बचा या उस तरह की फंडिंग नहीं बची है कि वे कॉटन खरीद सके इतने ऊँचे भाव पर। कई ऐसी मिल्स हैं जिनका प्रोडक्शन 20 से 25% घट चुका है। वहीं गुजरात की जो मिलें हैं उनका प्रोडक्शन 40 से 45% तक घट चुका है। कई ऐसी मिलें हैं जिनके पास कॉटन की इन्वेंट्री सिर्फ 15 से 30 दिन की बची है, क्योंकि वे नए कॉटन या नया कॉटन नहीं खरीद पा रहे हैं। उनके पास उस तरह की क्रेडिट या फंडिंग की अवेलेबिलिटी नहीं है। हमने कई एक्सपर्ट से बात की, उनका कहना है कि खास तौर पर टेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी को लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया और उनका कहना है कि उन्होंने सरकार से 25,000 करोड़ रुपए के एलोकेशन की मांग की है सीड टेक्नोलॉजी के लिए, कॉटन सीड टेक्नोलॉजी के लिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में जो यील्ड है कॉटन का, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है या उसमें काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। अगर ग्लोबल एवरेज देखिए तो 800 किलो प्रति हेक्टेयर का एवरेज है और भारत में 450 से 500 किलो का ही औसत चल रहा है प्रति हेक्टेयर के यील्ड का। उनका कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो अगले 6 महीने में 30 से 40 लाख बेल्स जो कॉटन के हैं उसकी कमी महसूस की जा सकेगी। और वहीं कुछ जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैं उनका कहना है कि जो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। प्री कोविड लेवल से देखें तो 60 से 80% तक की बढ़त देखने को मिली है प्री कोविड लेवल से एक्सपोर्ट में रॉ मटेरियल के, जिसकी वजह से डोमेस्टिक भाव में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है और छोटी मिलों या अन्य मिलों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है और वे अब प्रोडक्शन घटा रही हैं काफ़ी ज़्यादा। स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई स्कीम में बदलाव को जल्द मंजूरी दी जा सकती है और कुछ नए सेक्टर्स भी इसमें जोड़े जा रहे हैं। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं। प्रकाश, बताएं।
देखिए, सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार जल्द ही स्पेशलिटी स्टील के लिए जो पीएलआई स्कीम है उसमें जो बदलाव किए गए हैं उसको अपनी आखिरी मंजूरी दे सकती है। दरअसल कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में जिस एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन हुआ है वो इस हफ्ते के आखिर तक बदलावों को अपनी अंतिम मंजूरी जो है वो दे सकती है। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि सेक्रेटरी पैनल जो है इस बात की भी समीक्षा करेगा कि इस स्कीम की साइज में कितनी बढ़ोतरी की जाए, जो कि एप्लीकेशन के हिसाब से हो सकते हैं, और अभी जो साइज है वो करीब 6,000 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि स्टील मंत्रालय इस बात पर भी विचार कर रहा है कि जब स्कीम में बदलाव किए जाएंगे उसको ध्यान में रखते हुए जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने की डेट है उसमें भी कम से कम 20 दिनों की बढ़ोतरी जो है वो की जा सकती है। दरअसल स्टील मंत्रालय ने कंपनियों के साथ चर्चा करने के बाद उनसे कंसल्टेशन के बाद जो मौजूदा स्कीम है स्पेशलिटी स्टील के लिए उसमें बदलाव किया है और उसको ज्यादा आकर्षक बनाने के प्रयास जो हैं वो किए हैं। इस बदलाव के बाद हर तरह के जो स्पेशलिटी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग है वो पीएलआई स्कीम के दायरे में आ जाएगी और कई नए सेक्टर्स भी इसमें ऐड ऑन किए गए हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर है या टेक्सटाइल सेक्टर है, जो कि काफी बड़ा हिस्सा जो है वो स्पेशलिटी स्टील का वो इंपोर्ट के जरिए पूरा करते हैं। लिहाजा इंपोर्ट को रोका जाए उस मकसद से ये बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि सभी कंपनियों को यूनिफॉर्म इंसेंटिव्स जो है वो इस स्कीम के दायरे में दिया जाए। साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी तक करीब 58 कंपनियों ने इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें कई बड़ी कंपनियां भी हैं, जिसमें JSW शामिल है, टाटा स्टील है, वेदांता है और सेल जैसी कंपनियां जो हैं इसमें शामिल हैं। नया इंडिया छुट्टियां कैसे मना रहा है, घूमने के लिए कहाँ की प्लानिंग की जा रही है, इस पर हमारी सहयोगी तमन्ना इनामदार ने bookings.com की कमर्शियल डायरेक्टर ऋतु मेहरोत्रा से खास बातचीत की। चलिए आपको दिखाते हैं। अभी तक तो ऐसा कोई ट्रेंड देखने नहीं आ रहा है, क्योंकि 2.5 साल से लोग घर में हैं और जिनको अभी एक्सपीरियंस करना है। और लेकिन अगर ये बहुत दिन तक चलता रहेगा तो हो सकता है वो हो, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। ये बताइए कि इस वक्त क्या सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं? कुछ छुट्टियां शुरू हो गई, कुछ स्कूलों की अब होने वाली है, और एक भारत में आमतौर पर होता है एक एनुअल हॉलिडे होता है फैमिली वाला, तो ये वो पीरियड है, वो दौर है जब फैमिली वेकेशन प्लान किया जाता है। कौन सी ऐसे सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस आपको दिख रहे हैं? जी, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश और इस तरफ अगर आप देखें तो मनाली, मैक्लोडगंज, धर्मशाला, कोविड से पहले देखते थे कि जितनी भी थोड़ी सी मेन स्ट्रीम जगहें थी लोग वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते थे। और जैसे अगर मैं साउथ की बात करूँ तो ऊटी, लेकिन अब लोग थोड़ा चिकमंगलूर जैसे टू एक्सपीरियंस कॉफ़ी डेस्टिनेशन, या लोगों को थोड़ी कम्युनिटी सर्विस, लोकल खाना, लोकल लोगों से बात करना, मिलना, और वो टियर लेस ट्रैवल डेस्टिनेशन, कुछ हटके बिल्कुल कुछ हटके चाहिए लोगों को। और क्या आप इसमें एक अलग तरह का ट्रेंड देख रही हैं जहां पर जो यंगस्टर्स हैं थोड़े वो नए नए डेस्टिनेशंस ढूंढ रहे हैं? क्या फैमिली वेकेशंस के लिए वो टिपिकल ही डेस्टिनेशंस चुने जा रहे हैं? कुछ हमें ट्रेंड्स बताइए। तो पहला ट्रेंड तो ये है कि कुछ हटके जगहें जो जहाँ पे कम लोग हैं, जहाँ पे आप कल्चर को सोक इन कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, आई थिंक कोविड के बाद और भी ज़रूरी है लोगों के लिए कि आप कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं उनको, राइट? क्योंकि अभी तक लोगों के दिमाग से वो नहीं गया कि अरे कल फ्लाइट कैंसिल हो गई या मैं नहीं जा पाया। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम लोगों ने अपने पोर्टल पे 1 डे फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस करी थी कि अगर आपको एक दिन पहले भी आपका ट्रिप कैंसिल होता है तो आपको पूरा रिफंड मिल जाता है। इसके लिए कितने पैसे देने होते हैं? कुछ पैसे नहीं देने होते हैं, ये आपको सर्विस मिलती है हमारे यहाँ से। फ्लाइट कैंसिलेशन भी? नॉट फ्लाइट कैंसिलेशन, रूम कैंसिलेशन फॉर नाउ। लेकिन अगर ये ट्रेंड चलता रहेगा तो वी डू लुक एट अलग अलग तरीके से कि हम कैसे अपने यूजर्स को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। तो ये जैसे एक मैंने बात बोली। दूसरी चीज़, अब आजकल कंपेनियंस, वी सी अ लॉट ऑफ सोलो ट्रैवलर्स। हाँ, तो आपको अपने पेट के साथ जाना है तो हमने फ़िल्टर निकाला पेट फ्रेंडली, या पेट जहाँ पे आप लोग लेके जा सकते हैं, अपना पेट लेके जा सकते हैं। सो इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं ट्रेंड में। और ऑल्सो कि अगर
आपने बुक लेट किया लेकिन आपकी बुकिंग विंडो ज़्यादा है, राइट? सो स्टे विंडो ज़्यादा है, क्योंकि आप ज़्यादा दिनों के लिए रह सकते हैं। अब आपको रोज़ ऑफिस तो आना नहीं है, और आई डोंट थिंक ये हाइब्रिड मॉडल्स कहीं जाने वाले हैं अभी। तो ये कुछ ट्रेंड देख रहे हैं। ये ऐसे कौन से लकी लोग हैं जो छुट्टी लेकर काम कर सकते हैं? हम तो नहीं हैं। नहीं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये आपने कुछ डेस्टिनेशंस बताए हैं डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए क्या अभी भी उस तरह का इंटरेस्ट आ रहा है? रुपए जिस तरह से कमज़ोर हुआ है डॉलर के बनाम, उसका कुछ असर पड़ा है? और अगर लोग जा रहे हैं, अपनी छुट्टियाँ बुक कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी डेस्टिनेशंस हैं? सो इंडिया से जाने के लिए कुछ डेस्टिनेशंस तो नहीं बदली हैं, जैसे थाईलैंड, दुबई, यूएस, यूके। आई थिंक ये डेस्टिनेशंस तो एवरग्रीन है और वो अभी भी हम देख रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। लेकिन उसके अलावा डेस्टिनेशंस जैसे इटली या अलग वेस्टर्न यूरोपियन डेस्टिनेशंस, फ्रांस भी देखने मिल रही है अभी। ओके, आखिरी बात, अगर किसी को बजट पर अपना हॉलिडे तय करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? क्या उनके लिए आपके सुझाव होंगे? खास करके आपकी साइट को कैसे नेविगेट कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ऐप ले आइए, डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज सबसे अच्छे प्राइसेस आपको ऐप पे मिलते हैं। और 2/3 ऑफ आवर यूज़र्स आर एक्चुअली यूजिंग द ऐप और वो डील्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा हमने गेट अवे डील्स लॉन्च करे हैं अभी, तो जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं वो देख सकते हैं कि कहाँ पे अच्छी डील है। और वी वांट इंडिया टू ट्रैवल, एंड दैट्स व्हाई दोज डील्स आर फॉर द कंट्री।